अब हम आते हैं जी, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या है। जब मुसलसल शुगर आपकी रेज रहेगी, ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर मुसलसल रेज रहेगा, कई कई साल रहेगा, तो फिर क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन आएगी। और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है? क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन का मैकेनिज्म यह है कि एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर वो इसको ग्लाइकेशन कहते हैं। ग्लाइकेशन वो अमल है कि आपका जैसे मैंने कहा था ना कि जब हम HbA1c कराते हैं तो वो हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज अटैच हो जाता है। अच्छा, ग्लाइकेशन में ये होता है कि ग्लूकोज जो है ना, आपकी जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाता है। अब जब प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो प्रोटीन के तो बहुत सारे फंक्शन हैं। अब प्रोटीन जो है ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट कर रही है। जब ये उसके साथ ग्लूकोज चिमट जाता है, टैग कर जाता है, तो वो उधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, वेसल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। अब उसमें स्मॉल वेसल्स भी हैं, लार्ज वेसल्स भी हैं। तो जब नालियों के अंदर ये जो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, वहां फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, तो वहां टूट फूट का अमल शुरू होगा। वो लाइन उसमें टूट फूट का अमल शुरू हो जाएगा। अब टूट फूट का अमल शुरू होगा तो क्या होगा कि या तो वहां से ब्लीड शुरू हो जाएगी, स्ट्रक्चर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी कि प्रोटीन जो है वो जमा कई साल से जमा हो रही है, और नालियां, छोटी कैपिलरीज वगैरह, बड़ी वेसल्स, ये सारी ना तंग होनी शुरू हो जाएंगी, खुरदरी होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप रोड पे गाड़ी, बड़ी अच्छी रोड है ना, तो गाड़ी चलाए एकदम चलेगी, आप पाइप फटा फुट होगा तो वो पानी को इधर से जा रहा है उधर जाएगा, पूरा प्रेशर नहीं डेवलप होगा। उससे ये होगा कि वो कैपिलरीज, इसमें दो किस्म की कॉम्प्लिकेशन आती है। इसको एक को कहते हैं माइक्रो, एक को हम कहते हैं माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस। माइक्रो जो वेसल्स होती हैं छोटी, उनकी होती है, एक होती है, नहीं ये नहीं है, ये तो है लेकिन यहाँ ये है, लेकिन इसका एक प्रोसेस भी मैंने लिखा है, यहाँ रखें। ये वो लिखता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की आप अगर समझें, ग्लाइकेशन का तो समझ आ गई होगी आपकी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ग्लाइकेशन जब हो जाती है, ग्लाइकेशन क्या होगी कि प्रोटीन के साथ ग्लूकोज जुड़ जाएगा, टैग कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। कंबाइन करेगा तो प्रोटीन फंक्शनल नहीं रहेगी, वो जाके डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, काम नहीं होगा, वो वेसल के अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगी। अब वो ये कहता है, द अंडरलाइंग ड्राइवर्स ऑफ द माइक्रोवास्कुलर डिजीज, द टिश्यू एक्सपोज टू क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया। ये कब होगा, जब क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया होगा। क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, हर वक्त ग्लूकोज बढ़ा रहेगा। तो लैंडमार्क क्या है, क्लिनिकल ट्रेल सच एज यूके पॉसिबिलिटी डायबिटीज स्टडी है, डायबिटीज कंट्रोल द कॉम्प्लिकेशन हैव एस्टेब्लिश्ड अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोवास्कुलर डिजीज एंड ग्लूकोज कंट्रोल। ये बिल्कुल जो माइक्रोवास्कुलर डिजीज है, ये बिल्कुल कहता है कि ग्लूकोज के साथ कंट्रोल होगी वगैरह। माइक्रोवास्कुलर डिजीज टेंडेंट टू अकर predominantly in the tissue where glucose uptake in the independent of the insulin activities। ये कहाँ पर, किडनी, रेटिना एंड वस्कुलर एंडोथेलियम। एंडोथेलियम उसको कहते हैं कि जो आप देखें अंदर की जो लेयर है, जो वेसल की अंदर की लेयर है, उसको एंडोथेलियम कहते हैं। जैसे एपिथेलियम है बाहर की कवरिंग, तो ये जो आपका एपिथेलियल सेल है, ये बेसिकली कवरिंग बनाता है, और ये इसकी एंडोथेलियम उसी की एक किस्म है।
और आगे जाके मैं जब दवाइयाँ कुछ आपको बताऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वो तो स्किन की दवाइयाँ तो वो यहाँ कैसे काम कर रही हैं। समझ आ गई आपको? तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो वो बात आपको समझाना है कि वो कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज इन द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डायरेक्ट ग्लूकोज मीडिएट endothelial damage, oxidate stress due to the superoxidate overproduction and the production of sorbitol। अब sorbitol क्या है? sorbitol ये है कि ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर अल्कोहल पैदा होता है अंदर, ये सोर्बिटोल वो है। एंड एडवांस ग्लाइकेशन, ग्लाइकेशन का मैंने आपको बताया कि अब क्या होता है कि जब प्रोटीन के साथ ग्लूकोज मिल जाएगा, दिस इज द ग्लाइकेशन, और यही ग्लाइकेशन जो अमल है ग्लाइकेशन का, यही खराबी का सबब है। एंड प्रोडक्ट ड्यू टू द प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया दिस मेटाबॉलिक इंजरी, ये क्या करेगा? मेटाबॉलिक इंजरी करेगा, कॉज अल्टर्ड ब्लड फ्लो एंड चेंज इन द एंडोथेलियल प्रीमिनेटिबिलिटी एक्स्ट्रा वेस्कुलर प्रोटीन डिपोजिशन एंड कोगुलेशन रिजल्ट इन ऑर्गन डिसफंक्शन। वो कह रहा है कि जब ये जमा हो जाएगी तो क्या करेगी? ये रप्चर करेगी, उसको डैमेज करेगी, उसको तंग कर देगी। जब उसको तंग कर देगी तो जहां जहां आपकी ब्लड फ्लो जा रहा है, जहां जहां उसने ऑक्सीजन पहुंचानी है, जहां जहां उसने खुराक पहुंचानी है, वो प्रॉपर नहीं पहुंचेगी। जब प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो क्या ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। कंसेप्ट आप समझें कि प्रोटीन टैग होगी उसके साथ, ग्लूकोज के साथ, उसकी डिपोजिशन शुरू होगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी तो आपकी जो माइक्रो वेसल्स हैं, छोटी नालियां हैं, वो कमजोर भी होना शुरू हो जाएगी, वो डैमेज होना शुरू होगी, वो टूट फूट का शिकार होगी। उनमें से क्या होगा? खून लीक करना शुरू कर देगा। वहां से प्रॉपर जहां जहां सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होती है वो नहीं होगी। उससे फिर क्या होगा? किडनी फेलियर की तरफ जाएगा, रेटिनोपैथी होगी, इम्पोटेंसी होगी, उसके साथ डायबिटिक फुट आ जाएगा, और बेशुमार कॉम्प्लिकेशन फिर शुरू हो जाएंगी। अब इन कॉम्प्लिकेशन को पहले तो आपने समझना कि ये कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। बहुत मोटा मोटा सा आसान सा मैं तरीके से समझा रहा हूं कि ग्लाइकेशन का एक अमल होगा। ग्लाइकेशन के अमल, क्योंकि वो ग्लाइकेशन का अमल क्यों होगा कि वो ग्लूकोज टैग हो जाएगा किसके साथ? प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ टैग हो जाएगा तो प्रोटीन फंक्शन ही नहीं रही, प्रोटीन फंक्शन नहीं रही तो उसने नालियों में बैठ जाना है। बंदा जब मरता तो मरने से पहले चलता, पहले मर गया तो वो बैठ गया ना। जिसकी सेल की रिस्ट्रिक्शन होगी वो तो डिपॉजिट हो गया। अब कैंसर का अमल क्या होता है? कैंसर का अमल भी ये होता है कि हमारा जैसे एक जीन है जिसका काम ये होता है कि डेड सेल को ग्रेवयार्ड में शिफ्ट करना। अगर वो ग्रेवयार्ड में शिफ्ट नहीं करता तो क्या होगा? डिपॉजिट होना चाहिए। तो यहां क्या अमल है? यहां अमल यह है कि वो जब टैग करेगा, मिलेगा तब मिलेगा कि ग्लूकोज ज्यादा होगा। वैसे वो अगर वो थोड़ा बहुत होगा तो मिलेगा तो कुछ भी नहीं होता। अगर शुगर लेवल नीचे है तो फर्ज करें जैसे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, वो कहता है 6.5 से नीचे रहता है तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन एक्सेसिव जब होगा तो वो फिर काम खराब हो जाएगा। तो यहां ये समझें कि ग्लूकोज ज्यादा जब होगा, देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और भी बहुत सारी वजूहात है। मतलब बहुत ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, इसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। टोबैको पीने वाले लोगों का हो जाता है, अल्कोहल पीने वाले को, आप देखें ना अल्कोहल का मैं निजाम, अल्कोहल पीने वालों का भी हो जाता है। तो यहां जो बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो बात हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां प्रोटीन के साथ ग्लूकोज जुड़ के उसको ग्लाइकेशन में ले जाए, और ग्लाइकेशन जब हो जाएगी तो प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट होना चाहिए। कहां?
माइक्रोवेस्कुलर में भी डिपॉजिट हो जाएगी और मैक्रो बड़ी शरियानों में भी डिपॉजिट हो जाएगी। प्रोसेस एक ही है। वहां फिर और डिजीज पैदा होंगी, यहां और डिजीज पैदा होंगी। इस हद तक आप समझ गए जी इस प्रोसेस के कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में ये आप ध्यान में रखें कि किसी की नज़र चली जाती है, किसी को डायबिटिक फुट हो जाता है, किसी को न्यूरोपैथी हो जाती है, किसी को स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हेमरेज हो जाता है। उसकी बेसिक काज क्या है कि ग्लाइकेशन, ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिल गई, प्रोटीन आके डिपॉजिट होनी शुरू होगी और उसने नालियों को तंग कर। रास्ता मतलब रोड है तो यहाँ रेडियां लगनी शुरू हो जाएं, गाड़ियां बाहर खड़ी होनी शुरू हो जाए, रोड फिर तंग हो जाएगी, कोई गाड़ी को मारेगा, कोई किधर होगा। ट्रैफिक तो बहाल नहीं रही ना। ये अक्सर शहरों में नहीं देखा आपने कि बिल्कुल ये समझे कि ये प्रोटीन रेडियां लग गई हैं, मोटरसाइकिल खड़े हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। बंद हो गए तो फिर अफरा तफरी मच गई है, फिर कोई इधर से निकल आए चीज़, कोई इधर से ट्रैफिक अपने अपने रास्ते बनाने की कोशिश करेगा तो उससे क्या होगा कि इंजरी होगी, वेसल टूटेंगी। यहाँ कैपिलरीज अंदर बारीक बारीक होती हैं, वो फिर क्या करेंगी, ब्रीड कर जाएंगी। ब्रीड करेंगी तो खून निकल आएगा, खून निकल गया तो क्या होगा, उसको नज़र नहीं आएगा, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं। ठीक है ना। जब मैं एक दवाई पढ़ रहा था, अगर गैंग्रीन पढ़े ना तो गैंग्रीन के अंदर आपको स्केल कार मिलेगी, गैंग्रीन के अंदर आपको वो मिलेगी, आर्सेनिक मिलेगी, गैंग्रीन के अंदर आपको सिलेशिया मिलेगी, गैंग्रीन के आपको अंदर एंथ्रेक्सिनम मिलेगी। तो गैंग्रीन के अंदर एंथ्रेक्सिनम मिलेगी तो हम किडनी के पेशेंट्स को, हम जो न्यूरोपैथी के पेशेंट्स को, डायबिटिक फुट में मैं पिछले 25 साल से एंथ्रेक्सिनम का इस्तेमाल करा रहा हूं। अब किसी को इसका कंसेप्ट नहीं पता कि एंथ्रेक्सिनम तो स्किन की पे ज़्यादा उसका रोल है। बेसिकली तो वो जो स्प्लीन का कैंसर उससे बनती है, लेकिन बेसिकली मैं सोराइसिस में बड़ा कसरत से यूज़ करता हूँ, मैं कार्बेंकल में इसको बड़ा कसरत, मैं स्किन में बड़ा यूज़ करता हूँ। तो इंडोथीलियम क्या है, अब समझ आई आपको? दिस इज द इंटरकरंट रेमेडी फॉर द न्यूरोपैथी, फॉर द रेटिनोपैथी, फॉर द डायबिटिक फुट। समझ आ रही है कि वो एक कैंसेरियन स्टेज हो गई है ना भाई, इरिवर्सिबल हो गया है कि वहां टूट पड़ इतनी हो गई है, तो वो फिर क्या, आपको बड़ी दवाई लगानी है। आपको यहां क्या काम करना है, आपको एक एडवांस स्टेज को रोकना है और एक काम और आपने करना है कि शुगर को नीचे मेंटेन करना है। अगर हम शुगर को मेंटेन कर लेते हैं लेकिन हम एडवांस स्टेज को एड्रेस नहीं करते, अगले का तो शुगर कंट्रोल होने में महीना लग जाता है तो फुट तो उसका गया, पाँव तो गया ना, कट गया, अन्ना हो गया, वो तो गया, निकल गया। तो क्या करेगा, हमने अटैक करना है इसी तरह। एक तो हमने फौरन कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ना है और साथ ही मेंटेनेंस शुगर को भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो शुगर को तो कंट्रोल कर लेते हैं, शुगर को तो कंट्रोल वो कर लेते हैं ना, रात को इंसुलिन लाई, सुबह कुछ ना कुछ करके तो 24 घंटे में शुगर को लाई, लेकिन वो जो 15 साल का काम चला हुआ है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कि कर पाते नहीं कर पाते, इसलिए उसका पाँव काटते हैं। इसलिए वो कहते हैं जो रेटिनोपैथी है ये ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि वो डायबिटिक के रीनल फेलियर है वो नहीं ठीक हो सकता, इसलिए कि ये जो एडवांस स्टेज पे हमने काम करना है वो उसके लिए दुनिया में कोई हल नहीं है। और मैं आपको जब हम उस पर आते हैं, हमने तो हजारों सैकड़ों लोगों को पाँव कटते हुए मैंने अल्लाह ने बचाया, तो हमने मेडिसिन से बचाया कि हमने वो जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसको कंट्रोल किया, साथ शुगर को कंट्रोल किया। फौरी तौर पे
अगर किसी का पाँव कट रहा है तो हमारे इलाज से तो हफ्ते 2 हफ्ते में वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है। तो वहाँ 15 साल 20 साल के बाद ये जो कैपिलरीज उसके अंदर ये मसाइल पैदा, उसको सफ़र को देखें ना, 20-20 साल हो गए उसको, 20-20 साल। देखो ना उसने क्या कहा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर प्रोटीन डिपोजिशन एंड कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या कहते हैं? जम जाना, डिपॉजिट हो जाना। तो वहां फिर खून जम जाएगा, सर्कुलेशन उसको नहीं मिलेगी, वहां हेमरेज भी होगा, वहां जम भी जाएगा और वहां नालियों की टूट फूट भी कर लेगा, वहां इंजरी कर देगा। इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। तो फिर आप क्या करेंगे कि जो इजी एक इमरजेंसी लागू हो गई है कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, क्या हमने वहां सर्कुलेशन बढ़ानी है किसी तरीके से? हमें वो दवाइयां निकालनी है जो वहां सर्कुलेशन को दुरुस्त करें। हमने वो काम करना है जो कि ये जो टैग हुई प्रोटीन है इसको वहां से हटाना है, और ये बिल्कुल हटाती हैं दवाइयां। ये आज का जो लेक्चर है ना, ये शुगर के मरीजों की कॉम्प्लिकेशन के लिए एक 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 रास्ता है, एक रास्ता है, एक रोशनी है, एक ये मेरा बरसों का एक्सपीरियंस है। और मैं सबसे पहले जब मैंने शुगर मुझसे नहीं कंट्रोल हुई, आज से 20-25 साल पुरानी मैं बात करता हूँ, तो मैं उस वक्त भी एडवांस पैथोलॉजी पे दवाइयाँ सेलेक्ट की थी मैंने, और आज भी मैं एडवांस पैथोलॉजी पे दवाइयाँ सेलेक्ट करता हूँ, जिसका मैं आगे जाके देखो। लेकिन यहां आप इसका मैकेनिज्म जरूर समझें। वहां मैंने क्या कहा कि वहां जो पहली जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन थी, हमने क्या कहा, वहां इंसुलिन कम थी, शुगर ज्यादा थी, फैट्स टूटे, तो कीटोन एसिडोसिस हुआ, वो एक्यूट है। ये क्रॉनिक है, मुसलसल कई सालों से ये प्रोसेस हो रहा है, और कई सालों के प्रोसेस से अल्टीमेटली ये हुआ कि वो नालियां तंग हो गई, उनके अंदर टूट फूट शुरू हो गई, और वहाँ उन्होंने हेमरेज शुरू हो गया। अब वो कहते हैं इसका हमारे पास कोई, अब एक लेटेस्टली जैसे आंखों में वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसको डायलेट करते हैं, कुछ वो कोई 2 महीने 4 महीने 6 महीने निकालता है, फिर करते हैं, और बाज़ दफ़ा वो भी फेलियर में चला जाता है। वो मेरे एक बंदा मुझे उससे मरीज़ कहता है कि जी को मुझे उसने कहा कि मैं तुम्हें टीका लगाऊंगा, तो ये टीका लगाता हूँ तुम्हें, तो पता नहीं 1-1.5 लाख का होगा। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं आई स्पेशलिस्ट, तो वो कहता है टीका लगाओ, इसका मतलब है मैं 1-1.5 लाख दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। उसने कहा मैंने कब कहा तुम ठीक हो जाओगे? मैंने तो कहा तुम्हें टीका लगाऊंगा। ये मैंने नहीं कहा कि तू ठीक हो जाएगा, अपने पल्ले से ना ऐड कर। मैंने कहा इसका हल ये एक टीका है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इससे ठीक हो जाओगे। समझ आई आपको? तो वो इसका मतलब नहीं कि वो टीका जो लाख रुपए का लगेगा उससे आके ठीक हो जाएंगी, हो सकता है ठीक हो जाए। तो ये इसको समझे, आगे चलते हैं। ये माइक्रो लेवल की कैपिलरीज थी, उसके अंदर अमल हुआ। यही अमल जो है मैक्रो में भी होता है। वो बड़ी वेसल्स होती हैं, ये छोटी वेसल्स होती हैं। फिर हम इसकी डिजीज देखें कि छोटी वेसल कहाँ कहाँ ज़्यादा डैमेज करती हैं और कौन कौन सी इससे बीमारियां पैदा होती हैं।